हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एनएससी की टीम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया और साथ ही साथ में 19 तारीख को जो महाधिवेशन लखनऊ में होना सुनिश्चित किया गया है, उसमें उन्हें आमंत्रण किया गया, उन्हें एक आमंत्रण का आग्रह भी किया गया। ये पत्र हमारे पास में है। ये पत्र मैं आपको दिखाऊंगा कि पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कब से लेके कब तक का संज्ञान इसमें जो है तो सम्मिलित किया गया है। हालांकि इसकी जानकारी आप लोगों को पहले से ही अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें देख सकते हैं पूरा और विस्तृत तरीके से। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएससी की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। 7/12/2021 का है। 7/12/2021 का है। किस संबंध में ये मैं आपको बता दूं इसमें, तो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स को संपूर्ण जीवन जीने के लिए संसद से इसी सत्र में न्याय प्रदान करने हेतु तो प्रार्थना पत्र है। यानी कि उन्हें संसद से न्याय मिलनी चाहिए इसी सत्र में, दूसरे साल नहीं। उसके लिए प्रार्थना पत्र है। इसमें लिखे हैं प्रति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। और इसमें लिखे माननीय महोदय, सविनय सादर है कि देश के 67 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश के नव निर्माण में खूब खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया है, आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणावस्था में जीवन जी रहे हैं। साथ ही परिवार और समाज में अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। इन पीड़ित ईपीएस 95 पेंशनर्स में देश के सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पेंशनर्स का समावेश है। पहला पैराग्राफ है, इसमें इतना लिखा हुआ है। अब दूसरा सेकंड नंबर जो पैराग्राफ है उसके बारे में मैं बताता हूं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 16 नवंबर 1995 से लागू की गई। अब इसको समझिएगा, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जो जानकारी रखते हैं, समझते हैं, उनके लिए भी, और जो नहीं समझते हैं उनके लिए भी यहाँ से उनको एक क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि ईपीएस 95 पेंशन क्या चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कर्मचारी पेंशन योजना, इसी का मतलब होता है ईपीएस। कर्मचारी पेंशन योजना का ही मतलब होता है ईपीएस 95। 16 नवंबर 1995 से लागू की गई इम्प्लॉई फैमिली पेंशन स्कीम 1971 बंद करके उसके सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित किए गए। किसी भी प्रकार की अन्य योजना पेंशन योजना का पर्याय न देते हुए सभी सदस्य को इस नई योजना ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया गया। उसी वक्त 1971 के पूर्व कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, वह उन्हें उनकी इच्छा पर निर्भर रखा। इस पुरानी योजना में कर्मचारियों का काटा गया पैसा, जिसका आज का मूल्य लाखों में है, ईपीएस 95 योजना में जमा हो गया। ये बात आपके समझ में आई? अगर आ गई है तो ठीक है, तो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, 16 नवंबर 1995 से ईपीएस लागू की गई, लेकिन उसके पहले एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में बंद कर दिया गया। और 1971 के बाद वाले जितने भी लोग थे उन्हें ईपीएस 95 में जबरन जो है तो उनको ऐड कर लिया गया। ठीक है, अब क्या है, और साथ ही साथ में जितना भी एसेट्स लायबिलिटीज थी उनकी ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित कर लिए। किसी भी प्रकार की अन्य योजना पेंशन योजना का पर्याय न देते हुए सभी सदस्यों को इस योजना से जोड़ दिए, ईपीएस 95 में सम्मिलित कर लिए। अब वो मजबूरी बस उनको कर लिया गया, चलो ठीक है। लेकिन उसी वक्त 1971 के पूर्व, जो 1971 के पहले के थे, पूर्व काटा गया पैसा जिसका आज मूल्य लाखों रुपए में है, ईपीएस 95 में जमा हो गया। अब देखिए ईपीएस 95 पेंशनरों को उसी में जमा हो गया है ना। ये बात आपके समझ में आ रही है। चलिए दूसरा पैराग्राफ बताता हूं आपको, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों ने उनकी पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमानुसार 417, 541, 1250 प्रति माह पेंशन फंड जमा करवाए
वह इन वृद्ध पेंशनर्स को औसत पेंशन दी जाती है वह मात्र 1170 रुपए होती है, जो उन्हें औसत पेंशन दी जाती है। अब यहाँ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ में यहाँ पीछे बैकग्राउंड में भी वही चीज चल रहा है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है वो आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे है, यह राशि इतनी कम है कि इसमें पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर, इस वृद्धावस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्च भी नहीं होता है। आगे है, इस EPS 95 योजना अंतर्गत जो यह अल्प पेंशन राशि तय की जाती है वह पेंशन आजीवन कायम रहती है। पूंजी की वापसी का प्रावधान भी सन 2008 में एक तरफा ही समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो पूंजी की राशि थी, जो उन्होंने अपना पूंजी जमा किए हैं वो वापस कर दें, तो उसे भी 2008 में समाप्त कर दिया गया है एक तरफा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें किसी और का सुनाई, उनको वापस कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आगे की कहानी कि 1995 से लागू हो गया, लेकिन 1996 से किया हुआ। ठीक है, दिनांक 7/1/1996 को देश के लगभग सभी समाचार पत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने आधिकारिक तौर पर विज्ञापन देकर प्रचारित व प्रसारित किया कि यह EPS 95 योजना सरकारी पेंशन योजना से 10% से भी अधिक लाभदायक रहेगी। यानी कि 1996 में जितने भी न्यूज़पेपर थे सब में इस चीज को प्रकाशित किया गया कि जो भी सरकारी योजना है उससे जो EPS 95 योजना है वह 10% का ज्यादा ब्याज देगी। आगे देखिए, लाभकारी रहेगी। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त पर पेंशन संबंधी लाभ सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त न होने वाले लाभों से अधिक है। सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन पर महंगाई भत्ता वृद्धि प्राप्त करते हैं। नई पेंशन योजना के अंतर्गत इसका मूल्यांकन 3 वर्ष अथवा इसके पूर्व किए जाने का प्रावधान है। सरकार इस मूल्यांकन को वार्षिक रूप से किए जाने पर सहमत हो गई। इस योजना में पूंजी की वापसी का भी कोई प्रावधान है इत्यादि। ये सारी कहानियां इसमें थी। पहला नंबर दूसरा नंबर का पैराग्राफ खत्म हो गया। अब मैं आपको इसी में से तीसरा नंबर का पैराग्राफ बताता हूं। भाई ये देखिए, यह पत्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, इसका मतलब है कि यह पत्र बहुत बड़ा अपने आप में अहम भूमिका निभाता है। इस पत्र को मैं ये अपने चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सबको दिखाना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे के पैराग्राफ में मैं लेके चलता हूं आपको। इन्हीं सब विज्ञापनों से प्रभावित होकर उस समय कर्मचारियों का इस योजना की सदस्यता की जबरदस्ती लागू करने विरोध कम हो गया, क्योंकि यह सिर्फ भविष्य निर्वाह निधि जमा करने वालों के लिए बहुत लुभावना प्रस्ताव उस वक्त केंद्र सरकार ने दिया था। ये 1996 की बात है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही लुभावना प्रस्ताव था। इससे कोई भी जो थे वो अपने आप को रोक नहीं पाया, सब इससे जुड़ते चले गए। ठीक है, ऐसा पत्र में लिखा गया। अब आगे का पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आगे का पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कम से कम पेंशन की राशि 1000 रुपए करने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही सन 2014 में यह भी योजना नियमों में बदलाव कर पेंशन राशि की गणना जो पिछले 12 महीने से औसत वेतन पर निर्धारित की जाती थी उसे 60 महीने कर दिया गया, जिससे पेंशन की राशि भी कम हो गई। यह 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जब बीजेपी की सरकार आई तब से अब बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, हमारे संगठन NSC ने पीड़ित EPS 95 पेंशनों की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर हम पेंशनर्स की उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 5 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक विविध प्रकार के कई आंदोलन किए। उन्होंने इसमें बताया, आगे लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ NSC के प्रतिनिधियों की कई बैठक संपन्न हुई। वह माननीय मंत्री जी, श्रम मंत्री महोदय ने हमारी बातें ध्यान से सुनी, अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कई बैठक भी करवाई, आश्वासन भी दिए, लेकिन मुख्य मांगों के संदर्भ में निर्णय नहीं लिए गए। आगे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सलाह पर व सभ्यता पर विश्वास रखकर देश के सभी आंदोलन वापस ले लिए गए।
जब आंदोलन हुआ था उस समय की बात है, उन्हें आश्वासन दिया गया, आंदोलन सब वापस ले लिए गए, लेकिन वो ले लिए गए, लेकिन सिर्फ एनएससी के मुख्यालय बुरहान महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से क्रमिक अनशन अखंडित शुरू है। आज दिनांक 7/12/2021 को अनशन का 1080वां दिन है। अब आगे, सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 को व दिनांक 5/8/2021 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी ने अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय आपके साथ एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत व एनएससी प्रतिनिधिमंडल की बैठक संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जो हमारे एनएससी के कमांडर माननीय अशोक रावत जी हैं, उनकी बैठक जी महोदय आप तक सरकार तक पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को पहुंचाकर मांगों को मंजूर करवाने हेतु ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। माननीय महोदय सम्मान पूर्वक पेंशन वृद्धि हेतु पहले 2008-2009 में एक्सपर्ट कमेटी, 2013 में भारत सिंह जी कोश्यारी की अध्यक्षता में कोश्यारी कमेटी, फिर 2018 में हाई इम्प्रूवमेंट मॉनिटरिंग कमेटी और फिर लेबर पर संसदीय समिति सहित समितियां बैठाई गई। मिनिमम पेंशन के विषय में ईपीएफओ द्वारा कहा जाता है कि यह सेल्फ फंड स्कीम है, लेकिन सत्य यह है कि सरकार का अंशदान 1971 की पुरानी स्कीम 1.16% था, आज भी 1.16% है। कोश्यारी समिति ने इसे बढ़ाकर 8.33% की सिफारिश की थी। ईपीएफओ की ओर से यह भी कहा जाता है कि पेंशन वृद्धि बजटरी सपोर्ट के बिना संभव नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईपीएफओ के फंड पेंशन फंड से ही ₹7,500 प्लस डीए मासिक पेंशन संभव है, जिसके टेबल इस पत्र के साथ जोड़े जा रहे हैं। आगे का पैराग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। यह पत्र पूरा पढ़ने के बाद, पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन पूरा पत्र मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना भी रहा हूँ, साथ साथ में समझा भी रहा हूँ। अगर इस पत्र में जो लिखा हो गया है वो पत्र मैं पूरा यह चाहता हूँ कि पूरा स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने आए, आप लोग देखें। अब देखिए आगे, मैं इसमें आगे का जो पैराग्राफ है वो मैं आपको बताता हूँ। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के संबंध में सादर है कि ईपीएस 95 स्कीम के प्रावधान होने के बाद भी उच्च पेंशन नहीं दी जाती। मजबूरी में पेंशनर्स न्यायालयों में जाते हैं, जीत रहे हैं। वह ईपीएफओ की ओर से विरोध श्रृंखला जारी रही। अंत में दिनांक 4/10/2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 पेंशन के पक्ष में आदेश दिया। इसी आदेश के अनुसार सभी शासकीय औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने दिनांक 23/3/2017 को पत्र भी जारी कर दिया, जिसकी घोषणा श्रम मंत्री जी के द्वारा लोकतंत्र के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि संसद में की गई। लेकिन इसके बाद भी ईपीएफओ ने दिनांक 31/5/2017 को एक इंटरिम एडवाइजरी जारी कर उच्च पेंशन पर रोक लगा दी। वह अब ईपीएफओ ने स्वयं के पत्र दिनांक 23/3/2017 को परिपत्र को अविनश कर दिया है। अब आगे मैं बताता हूँ। मेडिकल सुविधा के विषय में माननीय श्रम मंत्री जी सांसद व समय समय पर संसद सदस्यों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि योजना विचारणीय है, कार्य चल रहा है, लेकिन ईपीएफओ दलील दे रहा है कि स्कीम में प्रावधान नहीं है। जो मेडिकल सुविधा की है बात, उसमें समय समय पे जितने भी सांसदगण हैं उन सबको जो तो दिखाया जा चुका है, समझाया भी जा चुका है, लेकिन ईपीएफओ बोल रहा है कि यह जो है तो यह स्कीम जो तो प्रावधान में ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। इन सब तथ्यों से लगता है कि कहीं यह ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति ईपीएफओ का छल तो नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ के पास ₹5.5 लाख करोड़ से अधिक का पेंशन फंड होने के बाद भी कहता है कि पेंशनर्स को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब तो कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 स्कीम का रिफॉर्म किया जाएगा। इस तथाकथित रिफॉर्म में फिर से समय लगेगा और इसी समय में पता नहीं कितने हमारे सदस्य स्वर्ग को सिधार जाएंगे। हम सभी पेंशनर्स पहले ही सरकार के दिशा निर्देश पे अंशदान कर चुके हैं। अब देखिए, अब इनसे प्रार्थना क्या है, आपसे प्रार्थना है कि संसद के इस क्षेत्र में कृपया इसको रखें। क्या चीज रखना है?
संसद में क्या चीज की मांग कर रहे हैं माननीय जो अशोक रावत जी हैं, यहाँ पे लिखा गया है बिंदुओं में। तो पहला नंबर में है मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए, महंगाई भत्ता मंजूर करवाएं, यदि आवश्यक है तो बजट में प्रावधान किया जाए, इसके लिए बिल पास किया जाए, यह उचित मांग कोषागार समिति राज्य सभा समिति 147 की सिफारिश के अनुसार 3,000 या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, 7-8 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। ठीक। दूसरा नंबर में है ईपीएफओ द्वारा जारी अंतरिम एडवाइजरी का दिनांक 31/5/2017 का परिपत्र वापस लेकर ईपीएफओ के परिपत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार उच्च पेंशन प्रदान किया जाए। अब आगे है सविनय सादर है कि मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प, यह दोनों मांग यदि साथ मंजूर की जाती है तो उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशनर्स की संख्या, बढ़ती हुई उम्र, जमा की जाने वाली राशि की उपलब्धता आदि कारणों से नगण्य हो रही है। आगे है इस उच्च पेंशन के विषय में ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों द्वारा बाल की खाल निकालने ने जैसा प्रयत्न किया गया है, गलत आंकड़े का प्रस्तुतिकरण करके वरिष्ठ को भी भ्रमित कर पेंशनर्स को इस कुचक्र में फंसाया गया है। तीसरा नंबर में है सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को तथा उनकी पत्नी पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाए, यदि स्कीम में प्रावधान नहीं हो तो कृपया अब करवाएं, नियम कानून सभी लोक कल्याण के लिए ही होते हैं। चौथा नंबर में है जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन्हें उनका सदस्य बनाकर योजना में लाएं अथवा 5,000 रुपए की राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाए। देश के ऐसे निवृत्त कर्मचारी की संख्या बहुत कम है। अब ये लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है, माननीय महोदय आपके द्वारा आश्वासन के बाद अब हम पेंशनर वृद्ध पेंशनर्स कहाँ जाएं? कृपया इनके साथ न्याय कर हमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। आगे लिखा है यह भी सदर है कि पिछले वर्ष में देश के प्रति माह लगभग 5,000 से भी ज्यादा पेंशनर संसार से विदा हो रहे हैं। अब ये दर और भी बढ़ गई है। जो लोग मर गए उनके बारे में बता रहे हैं, जो लोग अभी दुनिया में नहीं रह गए। अब आगे ये जो है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, कृपया अब और अधिक प्रतीक्षा न करवाएं क्योंकि सभी पेंशनर्स हमारे संगठन एनएससी के माध्यम से पिछले 5 वर्षों से संघर्ष ही कर रहे हैं। अब अधिकांश पेंशनर जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अधिकांश पेंशनर के बारे में बता रहे हैं कि अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। वह उम्र 65 वर्ष से उससे अधिक ज्यादा ही है। व्यक्ति और उम्र 70 वर्ष है, उस हिसाब से कम 5-6 वर्ष तो हमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक प्रदान करते हैं। आगे की जो लाइन है देखिएगा, माननीय महोदय यह विशेष प्रार्थना है कि दिनांक 19/12/2021 को ये संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में संपन्न होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। एक प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। कृपया मुख्य अतिथि मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित रहकर हमें मार्गदर्शित करें। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पेंशन, वृद्ध व मेडिकल सुविधा का ऐतिहासिक निर्णय घोषित कर देश के 67 लाख पेंशनर्स को जीवन प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। आपकी अति कृपा होगी। इसी के साथ साथ में आगे लिख दिया है, भवदीय कमांडर अशोक रावत राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, प्रतिलिपि जो दिए हैं सर्व आदरणीय संसद महोदय जी को दिए हैं। कृपया हमारी व्यवस्था को आप अपने माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार तक पहुंचाकर पेंशनर्स की मांगों को संसद के इस सत्र में मंजूर करवाएं, यही करबद्ध प्रार्थना है। दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा मामला समझा दिया, पूरा ये जो पेंशन से संबंधित है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है और कमेंट कर मुझे बताएं। साथ ही साथ में इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें। आपके पास जितने भी नंबर्स हैं आप उस नंबर में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके पास ग्रुप हो, फेसबुक का ग्रुप हो, व्हाट्सएप का ग्रुप हो, उसमें शेयर कर सकते हैं और आप इसे पोस्ट भी कर सकते हैं। आप जहां पोस्ट करना चाहें उसे वहां पोस्ट कर सकते हैं। मेरा ये बताने का मकसद है कि ये माननीय जो अशोक रावत जी हैं उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया
जिसमें उनसे आग्रह किया गया कि वो भी 19 तारीख को सादर आमंत्रित हो। दोस्तों आपको यह खबर जान के कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक रिक्वेस्ट और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट में।